वर्ष की एक छात्रा लॉ कॉलेज में, उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है और एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और कमिश्नर को पत्र लिखा है। देखिए, गैंगरेप के आरोपी और टीएमसी का रिश्ता क्या है? क्यों ऐसा होता है कि आरोपी टीएमसी पार्टी के सदस्य निकलते हैं? जो लॉ कॉलेज की बच्ची के साथ भी यौन उत्पीड़न का जो मामला हुआ, उसमें जो आरोपी है वो टीएमसी का सदस्य निकल रहा है। और ये सब जब हो रहा है जब बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला है। एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न, भले ही वो आरजी कर हॉस्पिटल वाली घटना हो, एक बच्ची के साथ किस तरह की विभत्स घटना हुई, भले ही वो एक लॉ कॉलेज की घटना हो। मुझे लगता है कि बंगाल अब अराजकता, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का पर्याय बन चुका है। मैं पूरी जिम्मेदारी से मांग करता हूं कि ऐसी सरकार जो अपने प्रदेश में अपने प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सके, ऐसे प्रदेश में जहां के एमपी पुरुषों के जो आरोपी हैं उनके साथ खड़े हुए नजर आए, जो बोलते हैं कि साहब ये तो यारी दोस्ती में कुछ हो जाए, हम क्या करें। शर्म नहीं आती है ऐसे एमपीओ को, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, जो आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी मांग है कि जो प्रदेश अराजकता, जो प्रदेश भ्रष्टाचार, जो प्रदेश वंशवाद की भेंट चढ़ चुका है, जो कि बंगाल है, वहां पे तुरंत सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसी सरकार को जो अपनी घर की, प्रदेश की बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाए, वो ऐसी सरकार को 1% भी ना तो नैतिक अधिकार है सत्ता में बने रहने का और ना ही संवैधानिक अधिकार है। तुरंत सरकार को बर्खास्त करके वहां पर ममता बनर्जी को अपदस्थ करना चाहिए। लेकिन सर, कल्याण बनर्जी तो लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर दोस्त के साथ इस तरह की हरकत करता है तो क्या हर जगह पुलिस लगा दी जाए। हालांकि कल्याण बनर्जी साहब, हर जगह लगानी पड़ेगी। आपके घर की बहन बेटी के साथ ऐसा भगवान ना करे कभी हो तो आप ऐसे बयान दोगे? आप आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हो कल्याण बनर्जी साहब। आप आरोपी के साथ खड़े हो, आप उस बच्ची के परिवार के साथ जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है उसके साथ और उसके परिवार के साथ नहीं खड़े हो। आप अराजकता, भ्रष्टाचार और परिवारवाद वाली पार्टी के साथ खड़े हुए हो। आप उस आरोपी के साथ खड़े हुए हो जो तृणमूल कांग्रेस का सदस्य है और जिसने उस बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया है, ऐसे आरोप है। आपके इस तरह के बयान उन आरोपियों को ताकत देते हैं। आपके साथ, आपके परिवार के साथ भगवान ना करे कभी ऐसा हो तो क्या आप इस तरह के बयान देंगे? थोड़ी तो नैतिकता रखिए। मैं मांग करता हूं कि ऐसे सांसद जिनकी पार्टी अराजकता, वंशवाद और भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसी पार्टी को तुरंत नैतिक और संवैधानिक राइट्स के अवहेलना करने के लिए तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सर, एक सवाल, जिस तरह से लगातार अलग अलग बातें हो रही हैं, आरोप ये लगाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की हत्या की थी और मनमोहन, जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उस समय देश का जो निर्णय था वो सोनिया गांधी लेती थी। देखिए, ये तो ऐसा सत्य है जो सबको पता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन शब्दों को प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया, उन शब्दों को बिना संसद की चर्चा के इंदिरा गांधी ने क्यों जोड़ा? और क्या इमरजेंसी लगाने का मंतव्य इंदिरा गांधी द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा इमरजेंसी लगाने का एक कारण सिर्फ ये था कि संविधान को कांग्रेस पार्टी परिवर्तित करना चाहती थी? बाबा साहब अम्बेडकर से कांग्रेस पार्टी के मतभेद सबको पता है। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे चुनाव में। बाबा साहब अम्बेडकर को हर जगह नीचा दिखाने के लिए सारे प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किए। उसके बाद उनके द्वारा दिए गए संविधान की मूल भावना, जो कि प्रस्तावना होती है, उसमें बिना चर्चा के, बिना प्रोसेस को फॉलो किए हुए इमरजेंसी लगा के उन शब्दों को जोड़ा गया। क्या कारण था? क्यों कांग्रेस पार्टी शुरू से ही बाबा साहब और संविधान के खिलाफ थी? आज कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता संसद में भाषणों में
संविधान की प्रति लेके घूमते हैं, पर उनसे मेरा ये सवाल है कि 50 साल पहले जिस संविधान की हत्या उनके पूर्वजों ने, उनकी दादी ने, उनकी पार्टी ने की, उन्होंने आज तक संसद में खड़े होकर उसके लिए माफी क्यों नहीं मांगी? क्यों बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से कांग्रेस पार्टी नफरत करती है? क्यों कांग्रेस पार्टी संविधान की मूल भावना में छेड़छाड़, इमरजेंसी लगा के क्यों करना चाह रही थी? इसका क्या मंतव्य है? इन सवालों का जवाब देश जानना चाहता है। सर, एक बार एनआरसी हैं, जहां बंगाल से बयान आया है, डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि गुपचुप तरीके से पहले लागू किया है और आगे भी जो है बिहार चुनाव से पहले इसकी जो तैयारी है वो हो रही है। क्या कहना है? ओवैसी साहब, आप बिहार के, बंगाल के लोगों का अधिकार विदेशी लोगों को क्यों देना चाहते हो? आप बिहार के लोगों का मताधिकार विदेश के लोगों को क्यों देना चाहते हो? आप बिहार के लोगों के लिए बजटरी एलोकेशन का फायदा विदेशी लोगों को क्यों देना चाहते हो? बताइए ना, आपका विदेशी लोगों से क्या रिश्ता है? आपका क्या संबंध है कि आप बिहार के लोगों का अधिकार विदेशी लोगों को देना चाहते हो? और वह विदेशी लोग जो गलत तरीके से, इलीगली, गैर कानूनी तरीके से भारत में बैठे हुए हैं, कानून के तहत नहीं आए, कानून की जानकारी से नहीं आए, वो कानून के पीछे वाले दरवाजे से आए, उनको मताधिकार देके आप बिहार के लोगों का हक क्यों छीनना चाहते हो? डेरेक ओब्रायन साहब, आप बंगाल के लोगों का मत विदेशी लोगों के हाथ क्यों देना चाहते हो? आपका विदेशी लोगों से जो गैर कानूनी रूप से भारत में रहते हैं, उनसे आपका क्या रिश्ता है?